तो वित्तीय समावेशन के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण कदम और आज के कैबिनेट के और तमाम फैसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिमांशु वत्स साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर हम देखें, सबसे पहले जो समर्थन मूल्य आज तमाम खरीफ फसलों के बढ़ाए गए हैं उस पर अगर नजर डालें तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से दलहन तिलहन के उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का जोर है। कैसी प्रतिक्रिया आपकी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि इंडिया में दाल की प्रोडक्शन की बहुत कमी है और वो काफ़ी महंगे रेट पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग कंट्रीज से खरीदना पड़ता है। और उसमें क्या होता है, जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स हैं जिनके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, वो क्या मैल प्रैक्टिस करते हैं, वो किस तरह मार्केट मैनिपुलेट करते हैं, कुछ पता नहीं है। एलिगेशन बहुत हैं, कोई प्रूफ नहीं है। और इंडिया में शॉर्टेज होती है और ये लोग मैनिपुलेट करके दाल की कीमत 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो कहाँ तक ले जाते हैं। और किसान अभी तक जो पुरानी सरकारों की नीतियां रही हैं उसमें सिर्फ वीट राइस पे फोकस था कि आप एक ज़माना था जब उसकी भी शॉर्टेज थी तो उस पर फोकस था, तो किसान दाल नहीं उगा रहा था क्योंकि उस पर उसको इतना फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलता था। अब कुछ बोनस देके प्राइस बढ़ा के उसको एक क्लियर सिग्नल है, वो अपनी मर्जी से सोचेगा कि अगर मैं कोई दूसरी फसल लगाता हूं तो मुझे पानी की ज़्यादा चिंता है, मुझे पैसे इतने मिलेंगे और दाल मिलेगा। तो ये नेशनल इंटरेस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या जो एमएसपी बढ़ता है या बोनस दिया जाता है और उत्पादन बढ़ाना, इसके बीच में सीधा संबंध है? काफ़ी हद तक है। मेरा मानना यह है कि अगर आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो उसको आपको और रिम्यूनरेटिव करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे जब सोइंग चल रही होती है तो सरकारी डेटा आता है कि इस साल सोइंग कितनी हुई है, तो कई बार क्या होता है पिछले साल से टोटल क्रॉपिंग एरिया कम हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि किसान के पास पैसा नहीं है। ठीक है। या उसको उसकी फसल टाइम पे नहीं डेवलप हो पाई है या खराब हो गई है। तो अगर उसके पास उसका इनकम ठीक रहेगा तो वो उसे कई फायदे होते हैं। एक तो वो ठीक किस्म के पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज करेगा। दूसरा, वो डेस्परेशन में बेचेगा नहीं। ठीक है। क्योंकि अभी वो कई जगह से उधार लेता है। बिल्कुल। और उसकी कोशिश होती है जल्दी से जल्दी जो रेट मिल जाए उसको बेच दे। ठीक है। क्योंकि अगर उसी किसान की फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर होगी तो वो वेट कर सकता है, देख सकता है कि हो सकता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जैसे सेट हो रहा है वहां बेचते हैं, हो सकता है उसे खबर हो कि 1 महीने बाद रेट बढ़ जाएगा, वो वेट कर सकता है। ठीक है। तो प्रॉपर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड्स की बेटर क्वालिटी वो खरीद सकता है। बिल्कुल। वो सब कंबाइन करके प्रोडक्शन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। एक इसमें मुद्दा ये भी है कि खासकर दालों के संदर्भ में कई जानकार कहते हैं कि इसमें जो एक समस्या है वो तकनीक यानी जो उसकी प्रौद्योगिकी है उस पर भी काम करने की जरूरत है। वहां जो दीर्घ अवधि में यानी लॉन्ग टर्म में वो बदलाव ला सकती है। एक्चुअली दाल में क्या है, बहुत ही निग्लेक्टेड सेक्टर रहा है। कुछ किसान उसको लगाते हैं, कुछ नहीं करते। कभी शॉर्टेज हो गई तो आपने कनाडा वगैरह जगह जगह से इंपोर्ट कर लिया। तो उस पे फार्मिंग प्रैक्टिसेस, सीड क्वालिटी, बेसिक रिसर्च, वो सब बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट कंज्यूमर है पल्सेस का। और इस पे काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है। पॉलिसी लेवल पे बहुत इम्पैक्ट होता है। दाल की कीमत 200 रुपए हो जाए तो हर अखबार में छप जाता है। और अब जाके फाइनली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल आइटम है जिसको फोकस मिल रहा है। ठीक है। एक और बड़ा फैसला जिस पे हमने अभी रिपोर्ट भी देखी वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और लक्ष्य ये रखा गया है कि 650 उसकी जो शाखाएं हैं वो काम करने लगेगी सितंबर 2017 तक। मार्च से ही वो शुरुआत होगी। इस लिहाज से अगर हम देखें जिस तरह से बैंकों जिस तरह से पेनिट्रेशन यानी पहुंच है जिस तरह से पोस्ट ऑफिस की, उस लिहाज से ये कितनी बड़ी खबर आपको लगती है? मेरे हिसाब से तो ये गेम चेंजिंग खबर हो सकती है। देखिए, पेमेंट बैंक जो है एक बहुत ही बेसिक बैंक होता है जिसमें आप पैसे डाल सकते हैं, आपको इंटरेस्ट मिल सकता है और आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं। जो बाकी बैंकिंग फंक्शंस हैं, जैसे आपने किसी कंपनी को लोन दिया, आपके एनपीएस हो गए, कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो सब नहीं है। एक लिमिटेड अमाउंट तक आप पैसे डाल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो गाँव के लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई
आजमगढ़ या गोंडास का आदमी बॉम्बे में जाके टैक्सी चला रहा है, उसको अपने गांव में पैसे भेजने हैं जी। आज वो लाचार है ना, उसके गांव में किसी के पास बैंक अकाउंट है, हो सकता है उसके पास भी नहीं है, ठीक है। वो कोई मिडिलमैन ढूंढेगा, वो कमीशन लेगा, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। एक बार ये पेमेंट्स बैंक चालू हो गया तो वो अपने मोबाइल फोन से एक क्लिक से पैसा ट्रांसफर कर देगा। बिल्कुल, लेकिन इसका जो मॉडल है, एक एग्जांपल जो है जर्मनी का जो नेशनल मेल कुरियर जो था, जो उसको इस तरह से बदला गया था एक समय पहले। भारतीय जो डाक विभाग है उसकी जो दशा है, मौजूदा दशा, उसमें कितनी संभावना, कितने सवाल, कितनी आशंकाएं लगती है आपको? देखिए, हिस्टोरिकली इंडियन पोस्ट जो है वो बहुत ही सेंट्रल चीज थी। एक जमाना था, हर एक मूवी में एक स्टीम इंजन और एक डाकिया जरूर होता था, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे को कनेक्ट कर पाता था सिर्फ पोस्ट के थ्रू, पोस्ट कार्ड या इनलैंड लेटर के थ्रू। उन दोनों एसटीडी कॉल भी लोग टेलीग्राफ की भाषा में करते थे, क्योंकि 100 रुपए मिनट बिल्कुल होता था। तो उस समय पोस्ट ऑफिस एकदम सेंट्रल था। आज के दिन ईमेल का जमाना है और एसएमएस का जमाना है। मतलब बहुत कम आपको लोग मिलेंगे जिसने घर में एक चिट्ठी लिखी हो कि मुझे ये चाहिए, आपका क्या हाल है। ठीक है। लेकिन तो उससे उसकी इंपॉर्टेंस कम हुई है। लेकिन जब आप रूरल इंडिया बढ़ रहा है तो एकमात्र संस्था, प्राइवेट पब्लिक कुछ भी देख लीजिए, वो एक इंडियन पोस्ट है, जिसके प्रतिनिधि हर एक गांव में है और वो लोकल सिचुएशन जानते हैं, लोकल लोगों को जानते हैं और ये उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन दे रहे हैं। लेकिन उनके पास फाइनेंशियल सर्विसेज देने का अनुभव नहीं, और सरकार ने ये कहा है कि वो बेस्ट टैलेंट लाएंगे इस क्षेत्र नहीं, वो होता तो वो कल शुरू हो जाता ना। तो इसीलिए वो सरकार ने बोला है कि अब सितंबर 2017 तक करेंगे, तब तक इन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको ऑफिस वर्क का एक्सपीरियंस है, वो डेडिकेटेड लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको ट्रेनिंग देनी है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो गवर्नमेंट की बाकी स्कीम्स हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, सब्सिडी डायरेक्टली देना चाहते हैं, पेंशन है, उसमें भी मैल प्रैक्टिसेस हैं, मिडिलमैन है, काफी कुछ है। तो उसमें आप सरकार डायरेक्टली एक गांव में एक व्यक्ति को पैसा पहुंचा पाए। तो हम ये इसको देख सकते हैं, जो एक जनधन वाली जो पूरी संकल्पना थी, सोच थी, उससे उसको और ज्यादा उसका विस्तार होगा, यानी आर्थिक समावेशन की प्रक्रिया की मैं बात करूं तो। हाँ, ये उसी दिशा में स्कीम है कि क्योंकि अभी तक था, सरकार चाहे भी कि दूर किसी गांव में कुछ लोगों का भला करना चाहे, कोई रास्ता ही नहीं था। आपको पंचायत के पास जाना है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना है, पॉलिटिशियन आएंगे, और जब तक वो पैसा, कई एस्टिमेट्स हैं कि 1 रुपया अगर खर्चेंगे तो 15 पैसे पहुंचेंगे, कुछ लोग बोलते हैं 33 पैसे पहुंचेंगे, कई एस्टिमेट हैं, लेकिन हर एक एस्टिमेट में वो 1/3 से ज्यादा पहुंचता ही नहीं है जी। तो उस हिसाब से जब सरकार जेन्युइनली कुछ करना चाहती है, ठीक है, गांव के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। निश्चित तौर पर सरकार का फैसला भी कि इस पूरी प्रक्रिया में 800 करोड़ रुपए का निवेश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।